नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं दामिनी। बुलेटिन में आज बात होगी बिहार में नई सरकार के शपथ ग्रहण की, महागठबंधन की नई रणनीति की। जानेंगे कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की क्या है तैयारी और क्या है पीएम मोदी का नया तोहफा। बात करेंगे मध्य प्रदेश में इमरती देवी पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया की और बुलेटिन के आखिर में बात होगी बढ़ती महंगाई की। लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। बिहार विधानसभा चुनाव पर कांग्रेस के खराब प्रदर्शन पर कपिल सिब्बल का बयान। कहा, कांग्रेस को अब विकल्प भी नहीं मानते लोग, हमें आत्मनिरीक्षण की जरूरत। अमित शाह ने दी राष्ट्रीय प्रेस दिवस की शुभकामनाएं। कहा, मोदी सरकार उन लोगों का कड़ा विरोध करती है जो प्रेस की स्वतंत्रता का गला घोंटते हैं। ब्रिक्स देशों का 12वां शिखर सम्मेलन कल, शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दिया निमंत्रण। महाराष्ट्र सरकार ने दी आज से धर्मस्थलों को खोलने की इजाजत। इस मुद्दे पर चल रही सियासत भी हुई खत्म। 7 महीनों से बंद थे धर्मस्थल। सुर्खियों के बाद आज की सबसे बड़ी खबर, बिहार में आज नई सरकार का गठन हो गया। नीतीश कुमार ने 7वीं बार बिहार के सीएम पद की शपथ ली। नीतीश के बाद बीजेपी के तारकिशोर और रेणु देवी ने शपथ ली। नीतीश सरकार के शपथ ग्रहण पर चर्चा को लेकर हमारे साथ जुड़े हैं राजीव जी। राजीव जी, आपका स्वागत है। चर्चा शुरू करने से पहले देखते हैं रिपोर्ट। बिहार में विधानसभा चुनावों में मिली जीत के बाद आज नई सरकार का गठन भी हो गया। नीतीश कुमार ने 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। नीतीश के साथ 14 मंत्रियों ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली। नीतीश के कैबिनेट में बीजेपी के 7, जेडीयू के 5, हम और वीआईपी का एक मंत्री शामिल किया गया है। राज्यपाल फागू सिंह चौहान ने नीतीश कुमार और मंत्रियों को शपथ दिलाई। मंत्रियों में सबसे पहले बीजेपी विधायक दल के नेता तारकिशोर को शपथ दिलाई गई। इसके बाद बीजेपी की रेणु देवी ने शपथ ली। ये दोनों नीतीश सरकार में डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। इसके अलावा बीजेपी कोटे से मंगल पांडे, अमरेंद्र प्रताप सिंह, रामप्रीत पासवान, जीवेश कुमार, राम सूरत कुमार को मंत्री बनाया गया है। जेडीयू के विजय चौधरी, विजेंद्र प्रसाद यादव, अशोक चौधरी, मेवालाल चौधरी, शीला कुमारी को मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी और हम के संतोष सुमन को भी नीतीश सरकार में शामिल किया गया है। बिहार सरकार में 36 मंत्री बनाए जा सकते हैं। ऐसे में जल्द ही नीतीश सरकार का एक और विस्तार हो सकता है। बिहार में नई सरकार का शपथ ग्रहण हुआ तो दूसरी ओर तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए उन्हें बधाई दी है। तेजस्वी ने ट्वीट किया कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री मनोनीत होने पर शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि कुर्सी की महत्वाकांक्षा की बजाय वो बिहार की जनाकांक्षा एवं एनडीए के 19 लाख नौकरी, रोजगार और पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई जैसे सकारात्मक मुद्दों को सरकार की प्राथमिकता बनाएंगे। इसके अलावा तेजस्वी ने एक और ट्वीट किया, अगर लालू जी बीजेपी से हाथ मिला लेते तो आज हिंदुस्तान के राजा हरिश्चंद्र होते। तथाकथित चारा मामला 2 मिनट में भाईचारा मामला हो जाता अगर लालू जी का डीएनए बदल जाता। आपको बता दें कि आरजेडी ने नीतीश के शपथ ग्रहण समारोह का बहिष्कार किया था और अब कुछ प्रत्याशी कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। राजीव जी, नीतीश कुमार एक बार फिर बिहार के सीएम बन गए, लेकिन इस बार उनकी सरकार में सुशील मोदी नहीं है। सुशील मोदी के साथ नीतीश ने 13 साल सरकार चलाई और उनके साथ वो सहज भी रहे हैं। लेकिन अब परिस्थितियां बदली हुई हैं। ऐसे में नीतीश के लिए आगे कितनी मुश्किलें आ सकती हैं? जी दामिनी, नीतीश कुमार ने आज एक बार फिर बिहार की सत्ता तो संभाल ली है, लेकिन जिन हालात में संभाली है उससे यही संकेत मिल रहे हैं कि आने वाला वक्त उनके लिए आसान नहीं होगा। ऐसे भी गठबंधन की सरकार चलाने में कूटनीति के साथ साथ धैर्य और सहनशीलता की काफ़ी ज़रूरत होती है दामिनी। नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री के तौर पर पहले भी गठबंधन सरकार को संभाला है, लेकिन तब जनता दल यूनाइटेड का हाथ ऊपर था और उनके साथ भाजपा की ओर से सुशील कुमार मोदी साथ निभाने के लिए थे। लेकिन अब हालात अलग हैं। भाजपा फिलहाल मजबूत स्थिति में है और एक नहीं 2 उप मुख्यमंत्री हैं, जबकि सुशील मोदी सरकार में शामिल नहीं हैं। ऐसे में नीतीश कुमार को नए उप मुख्यमंत्रियों के साथ तालमेल बिठाना होगा, भाजपा का दबाव सहना होगा और इनके साथ साथ बिहार की जनता के सामने अपने आप को फिर से साबित करना होगा। इन चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करने से ही वे एक अच्छी सरकार राज्य को दे पाएंगे और इसमें कहीं भी जरा सी चूक अगर हुई तो विपक्ष उन पर पहले ही नजरें टेढ़ी करके बैठा है और उसे मुखर होने का कोई भी मौका देना नीतीश कुमार के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है।
तमाम जानकारी देने के लिए राजीव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नीतीश कुमार ने बिहार में सरकार तो बना ली, लेकिन महागठबंधन अभी भी हार मानने को तैयार नहीं है। महागठबंधन नीतीश सरकार को घेरने की तैयारी में जुटा हुआ है और अब नीतीश सरकार को कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी है। तो क्या है महागठबंधन की रणनीति जिससे परेशानी में फंस सकती है नीतीश सरकार, ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में इस बार विधानसभा चुनाव काफी करीबी था। महागठबंधन को एनडीए से मात्र 0.1% वोट कम मिला और सत्ता हाथ से निकल गई। आरजेडी तो अभी भी ये मानने को तैयार नहीं है कि महागठबंधन विधानसभा चुनाव हार गया है। पार्टी का आरोप है कि प्रशासन ने गलत तरीके से उसके कई जीते उम्मीदवारों को हराया है और अब आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के निर्देश पर महागठबंधन के 21 प्रत्याशी कोर्ट जाने की तैयारी में है। तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया है कि आरजेडी इस मामले में पूरी ताकत के साथ खड़ी है और महागठबंधन के हर प्रत्याशी की हर संभव मदद करेगी। जो उम्मीदवार कोर्ट जाने की तैयारी में हैं, उसमें से आरजेडी के 14, सीपीआई-एमएल के 3, कांग्रेस के 3 और सीपीआई का 1 उम्मीदवार शामिल है। जहां महागठबंधन को करीबी हार मिली है, उनमें से एक सीट पर एलजेपी को जीत मिली और बाकी की सीटों पर एनडीए के उम्मीदवार चुनाव जीते हैं। आरजेडी को उम्मीद है कि नीतीश कुमार ने आज शपथ भले ही ले ली हो, लेकिन बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने की उम्मीद अभी भी कायम है। आरजेडी के राज्यसभा सांसद और प्रवक्ता मनोज झा ने तो उसे लेकर इशारा भी कर दिया है। उन्होंने ट्वीट किया कि जनता जनार्दन के फैसले और प्रशासन द्वारा जारी नतीजों के बीच के फासले को समझने के लिए जरूरी है कि जनादेश प्रबंधन की अद्भुत कला को समझा जाए। ये कला सबको उपलब्ध नहीं है, इसीलिए बिहार के युवा संविदा कर्मी, नियोजित शिक्षक स्तब्ध हैं। बिहार अभी खुला हुआ है। आरजेडी ने साफ किया कि 10 नवंबर को मतगणना के दिन भी महागठबंधन के उम्मीदवारों के द्वारा ईवीएम में पड़े वोट और वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल की पर्ची में मिलान कराने पर जोर दिया था। मतगणना के 40 दिनों तक वीवीपैट और ईवीएम का डेटा संभाल कर रखा जाता है। ऐसे में कोई भी प्रत्याशी इस दौरान कोर्ट जा सकता है। नीतीश की सरकार शुरुआत से ही मुश्किल में दिख रही है। बिहार में महागठबंधन इस बार सरकार बनाने में कुछ सीटों से चूक गया। अब ऐसी चूक पश्चिम बंगाल में ना हो, इसके लिए कांग्रेस और लेफ्ट की ओर से तैयारियां शुरू हो गई हैं। बिहार में महागठबंधन की हार के लिए देर से हुआ सीट बंटवारा और गठबंधन के ऐलान को माना जा रहा है। इसीलिए ये गलती पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट नहीं दोहराना चाहते और दोनों के बीच गठजोड़ की तैयारियां अभी से ही शुरू हो गई हैं। कांग्रेस वामपंथी दलों का गठजोड़ बंगाल में क्या दिखाएगा असर, देखिए हमारी रिपोर्ट। बिहार में मिली हार से कांग्रेस हिली जरूर है, लेकिन पार्टी अब पश्चिम बंगाल की तैयारी में जुट गई है। 2016 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने लेफ्ट के साथ सीटों का समझौता तो किया, लेकिन गठबंधन का ऐलान नहीं किया। लेफ्ट के साथ सीटों का समझौता कांग्रेस के लिए तो फायदेमंद रहा, लेकिन लेफ्ट को इससे जबरदस्त नुकसान हुआ। 2019 के लोकसभा चुनावों में तो 2 लोकसभा सीटों पर दावे को लेकर बात इस कदर बिगड़ी कि कांग्रेस और लेफ्ट के बीच न तो सीटों का समझौता हुआ और न ही किसी तरह का गठजोड़, और इसका नुकसान दोनों ही दलों को हुआ और बीजेपी, जो राज्य में चौथे नंबर की पार्टी थी, सीधा दूसरे नंबर की पार्टी बन गई। अब विधानसभा चुनावों में ममता सरकार को चुनौती देने की तैयारी में जुटी हुई है। लोकसभा चुनावों में लेफ्ट और कांग्रेस अलग अलग लड़े और बड़ा नुकसान उठाया। इसीलिए 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों से पहले ही दोनों दल गठबंधन को जल्द ही अंतिम रूप देने में जुट गए हैं। कांग्रेस के साथ गठजोड़ के लिए सीपीएम की बंगाल इकाई के प्रस्ताव पर सीपीएम पोलित ब्यूरो की केंद्रीय समिति पहले ही अपनी मुहर लगा चुकी है। इसके बाद से ही बंगाल के कांग्रेस और वामपंथी दलों के नेताओं के बीच एक बैठक भी हो चुकी है और अब दूसरी बैठक की तैयारी है। इसे लेकर पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने वाम मोर्चा के अध्यक्ष विमान बसु और सीपीएम के राज्य सचिव सूर्यकांत मिश्रा से बात की, जिसमें तय हुआ है कि मंगलवार को वाम मोर्चा और कांग्रेस के नेता बैठक करेंगे, जिसमें गठबंधन को लेकर आगे की रणनीति तय हो सकती है। साथ ही 18 नवंबर को वामपंथी छात्र संगठनों की ओर से ममता सरकार के खिलाफ होने वाले प्रदर्शन में शामिल होने का न्योता भी दिया गया। अब एनएसयूआई भी इस प्रदर्शन में शामिल हो सकती है। एक और कांग्रेस लेफ्ट के साथ बंगाल चुनाव की तैयारियों में जुटी है, वहीं दूसरी ओर बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक और देश के पीएम नरेंद्र मोदी की नजरें कहीं और टिकी हुई हैं। पीएम ने आज जैनाचार्य श्री विजय वल्लभ सूरीश्वर महाराज की 151वीं जयंती के मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राजस्थान के पाली जिले में स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया है, जहां पीएम ने संतों से आत्मनिर्भर भारत अभियान में मदद मांगी।
आज जैन आचार्य विजय वल्लभ सूरीश्वर जी महाराज की 151वीं जयंती है। इस मौके पर पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया और अपने संदेश में इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने हमेशा पूरे विश्व को मानवता, शांति, अहिंसा और बंधुत्व का मार्ग दिखाया है। ये वो संदेश हैं जिनकी प्रेरणा विश्व को भारत से मिलती है। इसी मार्गदर्शन के लिए दुनिया आज एक बार फिर भारत की ओर देख रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत का इतिहास आप देखें तो आप महसूस करेंगे, जब भी भारत को आंतरिक प्रकाश की जरूरत हुई है, संत परंपरा से कोई न कोई सूर्य उदय हुआ है। कोई न कोई बड़ा संत हर कालखंड में हमारे देश में रहा है, जिसने उस कालखंड को देखते हुए समाज को दिशा दी है। आचार्य विजय वल्लभ जी ऐसे ही संत थे। संतों से अपील करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज 21वीं सदी में मैं आचार्यों, संतों से एक आग्रह करना चाहता हूं कि जिस प्रकार आज़ादी के आंदोलन की पीठिका भक्ति आंदोलन से शुरू हुई, वैसे ही आत्मनिर्भर भारत की पीठिका तैयार करने का काम संतों, आचार्यों, महंतों का है। आपको बता दें कि ये प्रतिमा 151 इंच ऊंची अष्टधातु यानी 8 धातुओं से बनाई गई है और इस प्रतिमा में तांबा प्रमुख घटक है, जिसे राजस्थान के पाली में विजय वल्लभ साधना केंद्र जैतपुरा में स्थापित किया जा रहा है। स्टैच्यू ऑफ पीस का पीएम ने अनावरण किया और आत्मनिर्भर भारत अभियान का प्रचार भी किया। आत्मनिर्भर भारत अभियान को लेकर केंद्र सरकार बड़े बड़े दावे करती रही है। वैसे दावे तो मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार की मंत्री इमरती देवी ने भी मध्य प्रदेश में हुए उपचुनावों को लेकर किए थे। खुद को 80,000 से ज्यादा वोटों से जीतने का दावा करने वाली इमरती देवी चुनाव हार गई और अब कांग्रेस ने इसे लेकर तंज कसा है। तो क्या कहा है कांग्रेस ने, देखिए हमारी रिपोर्ट। मध्य प्रदेश उपचुनाव के दौरान पूर्व सीएम कमलनाथ के आइटम वाले बयान को लेकर इमरती देवी काफी चर्चा में रही थी। हालांकि बाद में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इस बयान की निंदा की, जिसके बाद कमलनाथ को अपने बयान पर माफी मांगनी पड़ी। लेकिन आइटम राग को भुनाना इमरती देवी को काफी भारी पड़ गया। उन्होंने आंसुओं के बहाने वोट बैंक को अपनी तरफ करने की कोशिश तो की, लेकिन वो जीत नहीं पाई। उनकी इस हार पर कांग्रेस चुटकी ले रही है। कांग्रेस के सीनियर नेता और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि अगर कमलनाथ के इस बयान से कांग्रेस को नुकसान हुआ है तो फिर इमरती देवी चुनाव क्यों हारी। इमरती देवी जलेबी बन गई हैं। जनता को तो वो पहले भी पसंद नहीं थी, लेकिन कांग्रेस की वजह से उन्हें पहले जीत मिल गई थी, मगर अब जनता उनकी असलियत पहचान चुकी है, इसलिए उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा है। अब इमरती देवी की हार पर कांग्रेस तो चुटकी लेगी ही, क्योंकि उसके हाथ मौका जो लगा है। चुनाव से पहले शिवराज की पूर्व मंत्री इमरती देवी 80,000 वोटों से जीतने का दम भर रही थी, लगातार कांग्रेस को घेर रही थी, यहाँ तक कि उन्होंने कमलनाथ के आइटम वाले बयान को अपना हथियार बनाया था। इमरती के साथ साथ पूरी बीजेपी ब्रिगेड ने कमलनाथ के खिलाफ मोर्चा खोला था। शिवराज सिंह तो मौन धरने पर ही बैठ गए थे, लेकिन इस मौन पॉलिटिक्स का भी कोई फायदा नहीं निकला और इमरती देवी अपने समधी के हाथों ही हार गईं। अब इस शिकस्त के बाद वो तो कुछ बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन कांग्रेस जरूर मजे ले रही है। इमरती देवी चुनाव हार गई हैं, तो वहीं अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद का चुनाव हारने के बाद भी मानने को तैयार नहीं है कि वो हार चुके हैं। पहले तो उन्होंने जो बाइडेन को जीता हुआ माना, लेकिन बाद में दावा कर दिया कि चुनाव तो वो खुद जीते हैं। तो बाइडेन को लेकर पहले क्या कहा था ट्रंप का दावा, देखिए हमारी रिपोर्ट। अमेरिका के निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार बेमन से अपने डेमोक्रेट प्रतिद्वंदी जो बाइडेन की जीत कबूल कर ली है। हालांकि उन्होंने ये भी संकेत दिया कि वो झुकेंगे नहीं और चुनाव परिणाम में गड़बड़ियों को चुनौती देने की अपनी कोशिश जारी रखेंगे। ट्रंप और उनका प्रशासन लगातार बिना सबूत के डेमोक्रेटों पर चुनावी गड़बड़ी का आरोप लगाता आ रहा है, लेकिन अब ट्रंप ने ट्वीट किया कि बाइडेन जीत गए क्योंकि चुनाव में धांधली हुई, किसी पर्यवेक्षक को अनुमति नहीं दी गई। एक धुर वामपंथी निजी स्वामित्व वाली कंपनी डोमिनियन को मतों को सूचीबद्ध करने का काम दिया गया, जिसकी साख खराब है और घटिया उपकरणों से ये काम किया गया। ये घटिया उपकरण टेक्सास चुनाव के लिए भी सही साबित नहीं हुए थे। फर्जी और मूक मीडिया। आपको बता दें कि इलेक्टोरल कॉलेज वोट की गिनती के अनुसार बाइडेन को 538 में से 306 इलेक्टोरल कॉलेज वोटों में जीत मिली है। ट्रंप को 232 इलेक्टोरल कॉलेज वोट में जीत मिली है। उन्होंने पेंसिल्वेनिया, नेवादा, मिशिगन, जॉर्जिया और एरिजोना समेत अनेक राज्यों में चुनाव परिणामों को चुनौती दी है। उन्होंने विस्कोंसिन में पुनः गणना की भी मांग की है। ट्रंप ने एक अन्य ट्वीट में कहा कि बाइडेन केवल फेक न्यूज मीडिया की नजरों में जीते हैं। मैं किसी के आगे नहीं झुकता। हम प्रयास जारी रखेंगे। ये हेरा फेरी वाले चुनाव थे, हम जीतेंगे।
और आखिर में बात बढ़ती महंगाई की। केंद्र में जब से मोदी सरकार का दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ है तभी से महंगाई से जनता को परेशानियां शुरू हो गई हैं। स्वास्थ्य मुसीबत का दौर शुरू होने के बाद बेरोजगारी तेजी से बढ़ी, इसके साथ ही महंगाई भी बढ़ी है, जिससे मुसीबत और ज्यादा बढ़ गई है। देखिए रिपोर्ट। बिहार में मिली जीत से बीजेपी उत्साहित है। बीजेपी की परेशानी तो कम हुई, लेकिन आम लोगों की परेशानियां कम होने की जगह बढ़ गई है। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे लोगों के लिए खर्च चलाना मुश्किल होता जा रहा है। महंगाई का पारा लगातार ऊपर चढ़ता जा रहा है। केंद्र द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर में थोक महंगाई दर बढ़कर 1.48% पर पहुंच गई है। यह पिछले 8 महीने में सबसे ज्यादा है। फरवरी के बाद से ही थोक महंगाई का आंकड़ा तेजी से बढ़ा है। खाने पीने की चीजों से लेकर आम जरूरतों की चीजों पर भी महंगाई का असर दिख रहा है। सब्जियों और आलू के दाम में बेहताशा वृद्धि देखी गई है। इनके दाम 2 गुना से ज्यादा बढ़ गए हैं। वहीं गैर खाद्य वस्तुओं के दाम 2.85% और खनिजों के दाम में 9.11% की बढ़ोतरी देखी गई है। आपको बता दें कि थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर ही वित्तीय और मौद्रिक नीतियों के फैसले लिए जाते हैं। और दिन भर की बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।